हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज हम करेंगे हमारे इंग्लिश की फर्स्ट लाइट बुक से चैप्टर नंबर 7 की स्टोरी नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की झलक। तो उसके स्टोरी नंबर 1 ए बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय लूसियो रोड्रिग्स। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। दिस इज़ द पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट यानी किसी भी पर्सन के बारे में कैजुअली में डिस्क्रिप्शन देना, उसके रहन सहन के बारे में बताना। तो एक पेन पोर्ट्रेट है किसी ट्रेडिशनल गोवा के विलेज के बेकर की एक पेन पोर्ट्रेट है ये स्टोरी, जो अभी भी जो है उस सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करता है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हार्ड रेमिनिसिंग nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। तो reminiscing nostalgically मीन्स होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी बिल्कुल प्यार से अपने पास्ट के बारे में सोचना। तो हमारे पूर्वज जो है अभी भी उन पुराने दिनों के बारे में सोचते होंगे, उन अच्छे पोर्चुगीज़ डेज के बारे में, और उनमें क्या सोचते थे, पोर्चुगीज़ के बारे में और उनकी फेमस ब्रेड के बारे में। दोज एल्डर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। तो दोज ईटर्स यानी कि ब्रेड को खाने वाले जो अब जो है कम हो गए हैं, वहाँ पे हर चले गए हैं वहाँ से, यानी कि पोर्चुगीज़ चले गए हैं, पर मेकर यानी कि बेकर जो है अभी भी वहाँ पे रहते हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। तो अभी भी जो वहाँ पे जो है मिक्सचर रहते हैं, यानी जो उस ब्रेड का डो बनाते हैं वो मोल्डर्स, यानी उसको डो को शेप देते हैं वो, और वो जो उस ब्रेड को बेक करते थे वो अभी भी वहाँ पे रहते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और वो बहुत पुराने जो कि बहुत पहले बनाए गए थे फर्नेसेस, भट्टियाँ अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, भट्टियाँ जो कि ब्रेड सेकने के, ब्रेड को बेक करने के काम आती है। The fire in the furnaces has not yet been extinguished। जो आग उन फर्नेसेस में, उन भट्टियों में अभी भी नहीं बुझी है। The third and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। तो थर्ड मीन्स यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी डंडे को अगर ज़मीन पर पटकते हैं तो उस आवाज़ को क्या बोलते हैं, थर्ड। ठीक है, ठक ठक इस तरह की आवाज़ को। और आता है जिंगल यानी कि घंटी की आवाज़। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल बेकर थे अपनी बैम्बू को पटक के जो वो आवाज़ करते थे थर्ड की, और उस बैम्बू पे क्या है घंटियाँ लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो घंटी की आवाज़ भी होती थी। तो ऐसी आवाज़ जो है हेरल्डिंग यानी अनाउंसिंग, यानी अनाउंस करती है कि वो आ गए हैं। कौन आ गए हैं, बेकर आ गए हैं। और ऐसी आवाज़ें सुबह सुबह ऐसी आवाज़ आती थी जिससे अनाउंस होता था कि बेकर आ गए हैं। और ऐसी आवाज़ें कई बार कई जगह सुनी भी गई है, सुनाई देती है। ठीक है, मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि उनके पिता जो है अभी भी अब जिंदा ना हो, लेकिन उनका बेटा जो है उनका फैमिली प्रोफेशन यानी उनका जो काम है वो अभी भी आगे बढ़ा रहा है, यानी कि बेकिंग का काम अभी भी आगे बढ़ा रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। और ये बेकर जो है आज इस गोवा के अंदर इनको क्या बोला जाता है, पैडर बोला जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, तो लेखक बोल रहा है कि हमारे बचपन के दिनों में गोवा के अंदर द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड्स कंपेनियन एंड गाइड। तो बेकर जो है हमारा दोस्त होता था, हमारा साथी होता था और हमारा गाइड होता था। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो दिन में 2 बार आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग अराउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज यूज बास्केट। तो वो दिन में 2 बार आता था। एक बार तो तब जब वो ब्रेड को बेचने आता था, और दूसरी बार तब जब वो अपनी सारी ब्रेड बेच चुका होता है। ठीक है, द जिंगलिंग थर्ड यानी कि वही आवाज़ ज़मीन पर पटक कर आवाज़ करना, थर्ड की यानी ठक ठक की आवाज़ करना और घंटी की आवाज़ देना, वो ये जिंगलिंग थर्ड। ठीक है, तो जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप। तो उसकी जो जिंगलिंग थर्ड की आवाज़ थी जो कि उसकी बैम्बू से होती थी, उसकी वजह से हम नींद से उठ जाते थे। ऐसा कौन बोल रहा है, राइटर बोल रहा है। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और हम भागे आते थे उस बेकर से मिलने के लिए और उससे हेलो हाय नमस्ते बोलने के लिए। वाई वॉज इट सो। और ऐसा क्यों था,
वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये इसलिए था कि हमें ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद थी? नॉट एट ऑल, नहीं, ऐसा नहीं था। द लोव्स वर बोट बाय सम पास्टकिन और बास्टाइन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो जो ब्रेड खरीदने का काम किसका था? ब्रेड खरीदने का काम तो पास्टकिन और बेस्टिन का था, जो कि मेड यानी कि घर की नौकरानी थी, उसका काम था ये ब्रेड खरीदना। तो वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली। हम तो वहाँ पे इसलिए आते थे कि ब्रेड बैंगल्स खरीद सके। ब्रेड बैंगल्स यानी ऐसी ब्रेड जो बैंगल की शेप में हो और बीच में छेद हो, ठीक है, ऐसी ब्रेड। तो वो लेकर किस लिए आते थे? वो केवल ब्रेड बैंगल्स के लिए आते थे और उन्हें बिल्कुल केयरफुली ध्यान से चूज़ करते थे कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कई बार जो है वो ब्रेड कैसी होती थी? मीठी होती थी, जो कि बहुत स्पेशल तरीके से बनाई गई थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ ही स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ यानी बैम्बू की लकड़ी की, ठीक है। तो जो बेकर था वो अपनी म्यूजिकली एंट्री करता था, मतलब जंग जंग ऐसी आवाज़ करके और ऐसी म्यूजिकली एंट्री करता था कि इस जंग जंग आवाज़ से पता चला था कि बेकर आ गया और जो खरीदना हो वो खरीद लो, ठीक है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो एक हाथ से वो उस बास्केट को पकड़े रहते थे जो कि उनके सिर पर रखी हुई रहती थी, और दूसरे हाथ से उस बैम्बू को पटक कर आवाज़ करते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, और जो वो बेकर है वो घर की महिलाओं को ग्रीट करता था यानी आदर देता था, नमस्कार करता था, गुड मॉर्निंग बोलता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर अपनी बैम्बू को वर्टिकली रख के उसके ऊपर अपनी बास्केट उतार देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिबूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स। तो रिबूक मीन्स क्या पे देगा? एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, अ स्कोल्डिंग, ठीक है। तो हम बच्चे जो है मतलब डांट फटकार करके साइड कर दिए जाते थे, और फिर जो ब्रेड थी वो सर्वेंट्स को दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, पर हम इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। ऐसा कौन बोल रहे हैं? राइटर बोल रहे हैं, उनके दोस्त ये सब उनके बारे में सोच रहा है राइटर। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द परपेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम जो है किसी बेंच पर चढ़ जाते थे या फिर किसी मुंडेर पर चढ़ जाते थे और किसी भी तरह उस बास्केट में झांकते थे। समहाउ कैसे भी हम उस बास्केट में झांकते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स। मैं अभी भी जो है, जब राइटर ये लिख रहा होता है तो अभी भी वो जो है उस टिपिकल सी उस खुशबू को, उस सुगंध को, उस ब्रेड की सुगंध को महसूस कर रहा होता है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रंस। तो ब्रेड जो है बड़े लोगों के बड़ों के लिए लोव यानी ब्रेड खरीदी जाती थी और बच्चों के लिए बैंगल्स खरीदे जाते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। और फिर हम इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे कि ब्रश करना है और अपने दांतों को साफ़ करना है और अपना मुंह धोना है ठीक से। एंड वाई शुड बी, और हम ऐसा करें भी क्यों? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ ऑफ फॉर द टूथब्रश। और ऐसा करने के मतलब इतनी परेशानी कौन उठाए? पहले तो जाके आम के पेड़ से दांतों तोड़े और फिर उससे ब्रश करे, तो इतनी परेशानी उठाए भी कौन? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये इतना ज़रूरी भी नहीं था। द टाइगर्स नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और ये रीजनिंग दे रहे बच्चे कि एक टाइगर, एक बाघ जो है कभी भी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता। हॉट टी वो कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग। गरम गरम चाय जो है सब अच्छे से साफ़ सफाई कर देती है, अच्छे से साफ़ हो जाता है मुंह। अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देती है गरम गरम चाय। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जस्ट एज पार्टी और अ फीस्ट लॉसेज इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। तो शादी जो है, शादी का गिफ्ट जो है बिल्कुल मीनिंगलेस है, बिना किसी अर्थ का है, अगर
उसमें ब्रेड ना हो, यानी मीठी ब्रेड ना हो, जिसे बोल कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से कोई पार्टी बिल्कुल अधूरी सी है बिना ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और हम ऐसा नहीं बता सकते कि एक गांव के लिए एक बेकर कितना ज़रूरी है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। और अगर किसी घर में किसी बेटी की शादी होती है तो उस घर की महिलाएं जो है सैंडविचेस बनाती है। केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और केक और बोलिनाज एक तरीके की बिस्किट के तरीके से है, ठीक है, वो है बोलिनाज। तो केक और बोलिनाज जो है ज़रूर बनाए जाते थे क्रिसमस पे या फिर अदर फेस्टिवल्स पे। तो यहाँ पे बताए जा रहे हैं बेकर्स के द्वारा कुछ बनाए गई चीज़ों को कि कहाँ पे यूज़ में लेते हैं, ठीक है। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेसेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। और इसीलिए जो है बेकर की भट्टियाँ जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी गाँव के में। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलर ड्रेस नॉन एज कबई। तो जो बेकर था या फिर जो ब्रेड बेचने वाला था उन दिनों में यानी पोर्चुगीज डेज में एक पेक्यूलर यानी अजीब सी ड्रेस पहनता था जिसका नाम था कबई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीच्ड डाउन टू द नीज। और ये एक सिंगल कपड़े का बना हुआ रहता था, बिल्कुल फ्रॉक की तरह रहता था और घुटनों जितना लंबा होता था। और ये बेकर की ड्रेस थी कौन से टाइम पे? पोर्चुगीज़ के टाइम के। इन आवर चाइल्डहुड, और जो राइटर है उनके चाइल्डहुड यानी उनके बचपन में, वी सो बेकर्स वियरिंग अ शर्ट। उनके समय में बेकर जो है एक शर्ट पहनता था एंड ट्राउज़र विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। एक पैंट पहनता था जो कि फुल लेंथ से थोड़ी सी छोटी होती थी और हाफ लेंथ से थोड़ी सी बड़ी होती थी, यानी कि फुल और हाफ के बीच की। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स a half pant which reaches just below the knees invites the comments that he is dressed like a pedder। pedder यानी कि pedder किसको बोला जाता है? बेकर को ही pedder बोला जाता है, हमने ऐसा पहले पढ़ा था, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई हाफ पैंट से थोड़ी सी बड़ी पैंट पहन लेता है जो कि घुटनों से थोड़ी सी नीचे जाती है तो लोग उसे बोलते हैं कि ये एक पैडर जैसी ड्रेस पहन रखा है, एक बेकर जैसी ड्रेस पहन रखा है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और बेकर जो है अपना जितना भी पैसा है वो महीने के आखिरी दिन को कलेक्ट करता है। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल। तो जो मंथली अकाउंट का मतलब जितना भी पैसा है वो एक वॉल में लिखा जाता था पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और पुराने दिनों में जो है बेकिंग एक बहुत मतलब पैसा कमाने वाला एक वो था, प्रोफेशन था, यानी इसलिए बहुत अच्छे से कमाई होती थी। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। और बेकर और उसका परिवार कभी भी जो है भूखे नहीं रहते थे, मतलब उनकी कमाई अच्छी होती थी। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस। उनका परिवार बेकर, उनका परिवार और उनके सर्वेंट जो है बहुत खुश और बहुत ही प्रोस्पेरियस दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक यानी प्लीजेंटली फैट बॉडी, यानी खुशी से मोटा होना, यानी किसी बीमारी से मोटा नहीं होना, यानी कि उनके प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। यानी उनका जो मोटा शरीर था वो इसका सबूत था कि उन्हें उनकी अच्छी कमाई होती थी। इवन टुडे एनी पर्सन विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर्ड टू अ बेकर। यानी कि अगर आज भी कोई पर्सन जैक फ्रूट यानी कि कटहल जैसा मोटा ताज़ा अगर कोई होता है तो वो उसको बेकर से कंपेयर किया जाता है कि ये बिल्कुल बेकर जैसा है। तो ठीक है, यही थी ये स्टोरी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज हम पढ़ेंगे हमारी इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 7 का स्टोरी नंबर 2, जो कि है कुर्ग, रिटन बाय लोकेश एब्रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। कुर्ग, सेकंड स्टोरी। कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री
फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसीज। तो कुर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी उगाई जाती है, कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है, और ये फेमस है किसके लिए? अपने रेन फॉरेस्ट के लिए और तरह तरह के मसालों के लिए। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में एक जगह है बिल्कुल स्वर्ग जैसी, जो कि भगवान के राज्य से आई है, ठीक है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। तो मार्शल मैन होते हैं, मार्शल यहाँ पे दे रखा है, हैविंग टू डू विथ वॉर्स, यानी कि जो युद्ध में हिस्सा ले चुके हो, मतलब योद्धा जैसे लोग, ठीक है। तो ये जो भूमि है यहाँ पे आपको ह्यूज हिल्स देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे जो है मार्शल मैन रहते हैं, यानी कि योद्धा आदमी मैन रहते हैं, और यहाँ की महिलाएं बहुत सुंदर होती है, और तरह तरह के यहाँ पे जंगली जानवर भी देखने को मिलते हैं। कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसीज एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। तो कुर्ग का दूसरा नाम क्या है? कोडागू। तो कुर्ग और कोडागू जो है एक छोटा सा स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, कसका कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे क्या पाया जाता है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यानी कि बहुत घना जंगल जहाँ पे हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो ऐसा रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और स्पाइसीज और कॉफ़ी प्लांटेशन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर्स 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो जो ये डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग, इसका 30% एरिया किससे कवर है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से। ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो मॉनसून के टाइम पे जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, हैवी रेन होती है, जिसकी वजह से बहुत से विजिटर्स यहाँ पे आ नहीं पाते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेज फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। तो सीजन ऑफ जॉय यानी ऐसा सीज़न जिस वक्त यहाँ पे विजिटर्स कुर्ग को विज़िट करने आ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा सीज़न कब से है? सितंबर से लेकर मार्च तक, मार्च के बीच में। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। तो इस वेदर के अंदर, तो ये वेदर एकदम परफेक्ट वेदर है, कब से लेकर? सितंबर से लेकर मार्च तक परफेक्ट वेदर है, और यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश भी होती है, जिस वजह से ये रेन फॉरेस्ट जो है एवरग्रीन मतलब ग्रीन रहते हैं हमेशा। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी। तो हवा के अंदर एक कॉफ़ी की स्मेल होती है। इनवाइगोरेटिंग मीन्स एनर्जेटिक, इनवाइगोरेटिंग यानी एनर्जेटिक स्मेल होती है कॉफ़ी की। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। ट्री कैनोपीज क्या होता है? तो ट्री कैनोपीज यानी कि पेड़, और पेड़ के ऊपर जहाँ पे पत्ते वत्ते लगे हुए रहते हैं वो होते हैं कैनोपीज। तो पेड़ के मतलब ऊपर तने के ऊपर जितना भी हिस्सा है पेड़ का, तो उस तने के नीचे, तने के ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पे पेड़ पत्ते वत्ते लगे रहते हैं, उनके नीचे क्या है? कॉफ़ी स्टेट्स है, और कॉलोनियल बंगलोज यानी ब्रिटिश द्वारा बनाए गए बंगलोज है, जो कि उनकी ट्री की कैनोपी के नीचे है, वो भी बेस्ट यानी प्राइम कॉर्नर यानी बेस्ट लोकेशन पे बने हुए हैं, ठीक है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। यानी कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कुर्ग ऐसे लोग हैं जो या तो ग्रीक के या फिर अरेबिक के डिसेंट यानी आगे के वंशज है, या तो ग्रीक के या अरेबिक के। तो इसमें ऐसा क्यों कहा गया है आगे अभी पता चलेगा। तो सबसे पहले बताएंगे कि ये ग्रीक के क्यों, ऐसा क्यों माना जाता है कि ये ग्रीक के वो है वंशज है। कौन? कुर्गीज, ठीक है। तो देखते हैं। एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। तो एक बार जो है अलेक्जेंडर की आर्मी साउथ से होते हुए यहाँ पे आई थी, कहाँ पे? कुर्ग में आई थी, और यहीं पे सेटल हो गई थी क्योंकि इनका जाना यहाँ से मुश्किल हो गया था। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल एंड देयर कल्चर इज
apparent in the martial tradition, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstreams. ठीक है, तो ये लोग जो यहाँ पे सेटल हो गए थे, फिर यहीं पे लोकल पीपल से इन्होंने शादी कर ली और इनका कल्चर जो है बिल्कुल अपरेंट है, बिल्कुल सेम मार्शल ट्रेडिशन, यानी कि योद्धा जैसे लोग हैं जो कि अलेक्जेंडर्स आर्मी के थे। और मैरिजेस और इनका रिलीजियस राइट्स भी बिल्कुल जो है किन के जैसा है, ग्रीक्स के जैसा है। ठीक है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम। हिंदू मेन स्ट्रीम यानी ऐसा रिलीजन जो लगभग सभी लोग फॉलो करते हैं। तो कर्नाटक में है ये कुर्ग। तो कुर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पे कर्नाटक में कुर्ग को छोड़कर जितनी भी जगह है वहाँ पे एक जैसा ही मतलब रिलीजियस फॉलो होता है, पर कुर्ग में उन सबसे अलग होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट यानी अलग होता है यहाँ पे। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन्स, तो ये तो थी स्टोरी कि ये तो स्टोरी थी उनकी कि वो कुर्ग जो है ग्रीक के वंशज है। अब स्टोरी है कि ये कुर्ग जो है अरेबिक के वंशज कैसे हैं, अब ये बताएंगे इस स्टोरी में अगली में। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन्स ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट with an embroidered waist belt worn by the Kodavus known as Kufia. It resembles the Kufia worn by the Arabs and the Kurds. तो ये एक यहाँ पे जो कुर्ग के लोग हैं वो क्या पहनते हैं, एक लंबा सा ब्लैक कोट पहनते हैं जिसकी कमर पे क्या लगा हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, यानी एम्ब्रॉयडर्ड यानी जिसके ऊपर कढ़ाई की गई है, अलग अलग डिज़ाइन बनाई गई है, ऐसा बेल्ट पहनते हैं जो कि कौन पहनते हैं, कोडावूस पहनते हैं। और इस कोट को क्या बोलते हैं, कूपिया बोलते हैं, जो कि लगभग किसकी तरह सिमिलर है, कूफिया की तरह सिमिलर है, जिसे कौन पहनते हैं, अरब्स और कुर्ड्स पहनते हैं। इसलिए इस स्टोरी से इसमें यह बताया गया है कि ये कुर्ग लोग जो है अरब्स के डिसेंट्स है, यानी वंशज है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। तो कुर्गी जो है किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमेरियस टेल्स ऑफ वेल्योर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। तो कुर्गी जो है इच्छुक है बहुत सी कहानियाँ सुनाने में, मतलब बहादुरी की कहानियाँ सुनाने में, जो कि किससे रिलेटेड थी, या तो उनके बेटों से या फिर उनके पिता से रिलेटेड होती थी। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स यहाँ पे दे रखा है हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर, यानी कि अपनी बहादुरी के लिए, वॉर के अंदर अपनी बहादुरी के लिए बहुत सारे अवार्ड मिलना। ठीक है, तो कुर्ग रेजिमेंट्स यानी कि कुर्ग एक छोटा सा टुकड़ी थी जिसको बहुत ज़्यादा जो है मेडल्स मिले हुए थे इंडियन आर्मी के अंदर। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज ए कुर्गी। और जो पहला चीफ था इंडियन आर्मी का जिसका नाम था जनरल करियप्पा, वो भी क्या था, कुर्गी ही था। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन द इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और अभी भी जो है केवल कोडावूज ही ऐसे लोग हैं जिनको बंदूकें रखने की परमिशन है, वो भी बिना लाइसेंस के। और ऐसे अपन तो रख नहीं सकते, अपने को लाइसेंस की ज़रूरत होती है, पर इनको ज़रूरत नहीं है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो कावेरी जो रिवर है वो भी यहीं से ओरिजिनेट होती है, और इसका पानी कहाँ से मिलता है इसको, इसकी कुर्ग के हिल से और इसके फॉरेस्ट से। महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर। और महाशीर एक ऐसी मछली है, बहुत बड़ी मछली है जो कि इस पानी में पाई जाती है। किंग फिशर डाइव फॉर their catch, while squirrels and langurs drops partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। तो किंगफिशर एक बर्ड है जो कि किसके अंदर, नदी के अंदर एकदम झपट्टे से मार के जो है एक मछली पकड़ती है। ठीक है, और जबकि स्क्वेरल्स यानी गिलहरी और लंगूर यानी एक तरह का बंदर है, ये दोनों जो है
ये दोनों जो है आधा खाया हुआ फल जो है साफ पानी में फेंकते हैं, किस चीज़ को एंजॉय करने के लिए, स्प्लैश, यानी कि एक छपाक से जिस तरीके से वो इफेक्ट आता है और वेव सी बनती है उसके अंदर फल फेंकने के बाद, तो उस चीज़ को देखने के लिए, उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए वो फल फेंकते हैं। एलिफेंट एंजॉय बीइंग bathed एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। माउथ यानी महावत, जो कि एलिफेंट्स का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो एलिफेंट जो है, हाथी जो है नहाना एंजॉय करते हैं, मतलब नहाते हैं, और इन्हें बहुत मज़ा आता है जब इनके महावत जो है इन्हें रगड़ रगड़ कर नहलाते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, ठीक है। तो एक मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, मोस्ट लेड बैक मीन्स यहाँ पे देखकर रिलैक्स्ड, नॉट इन हरी, यानी बहुत आलसी व्यक्ति भी अगर यहाँ पे आए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, वो भी बहुत एनर्जेटिक फील करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से एडवेंचर करने के लिए, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, यानी कि मतलब बांस से बनी हुई एक बोट जैसी होती है, ठीक है, उसे चलाते हैं यहाँ पे एडवेंचर से बहुत से करने के लिए, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, बांस से बनी हुई उसको बोट को चलाना। कैनोइंग तरीका ट्रेवलिंग इन ए रिवर इन ए कैनोई अ लार्ज नैरो बोट, यानी कि एक लार्ज नैरो यानी बहुत सी बड़ी सी बोट है जिसके अंदर ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक है कैनोइंग। तीसरा है रैपलिंग यहाँ पे दे रखा है गोइंग डाउन ए क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, यानी कि एक सीधे पहाड़ से नीचे उतरना, रस्सी के सहारे नीचे उतरना, ठीक है, वो हो गई रैपलिंग। अगला है रॉक क्लाइंबिंग, यानी कि ऊपर चढ़ना, पहाड़ के ऊपर चढ़ना, रस्सी को पकड़ के पहाड़ के ऊपर चलना। और आखिरी है माउंटेन बाइकिंग, यानी कि पहाड़ों के बीच में साइकिल चलाना। तो इतने बहुत सारे यहाँ पे एडवेंचर्स होते हैं। तो अगर कोई भी आएगा आलसी इंसान भी, तो वो भी बहुत एनर्जेटिक फील करेगा यहाँ पे आने के बाद। न्यूमरियस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स, यानी कि अगर कोई पैदल चलने का इच्छुक है तो वो भी यहाँ पे चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से रास्ते बने हुए हैं, यानी ऐसे रास्ते जो किसी के चलने से बन जाते हो, तो वो भी यहाँ पे चल सकते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, और बर्ड्स, पक्षी, मधुमक्खी और तितलियाँ आपको जो है कंपनी देगी जब आप पैदल चलोगे। मैकोज, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप्स अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी मैंने आपको पहले बताया था। तो इतने सारे जानवर जो है ट्री कैनोपी पे बैठकर आपके ऊपर नज़र रखेंगे। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। तो राइटर यहाँ पे कह रहा है कि अगर मुझे कोई जानवर एलिफेंट मिल जाएगा तो मैं साइड में जाऊँगा, उसको रास्ता दे दूँगा साइड में होकर। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg। तो पैनारोमिक व्यू क्या होता है? बहुत ऊंचाई से देखने पर जो नज़ारा दिखता है वो है पैनारोमिक व्यू। तो जब आप ब्रह्मगिरी के ऊपर चढ़ोगे तो आपको एक पैनारोमिक व्यू देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको बहुत दूर तक एक लैंडस्केप दिखेगा, बिल्कुल धुंधला, मतलब आप ज़्यादा ऊंचाई पे चल जाते हैं तो धुंध रह जाती है नीचे, जिस वजह से धुंधला आपको दिखेगा। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम, ठीक है। तो एक आइलैंड है निसर्गधाम जो कि 64 एकड़ में फैला हुआ है, और अगर ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको 64 एकड़ में फैला हुआ है, और यहाँ पे जाने के लिए आपको एक रस्सी से बने हुए ब्रिज को पार करना पड़ेगा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मोंक फ्रॉम द इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलक्यूपे, ठीक है, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, आप देख लेना। बाइलक्यूपे। तो अगर आप रनिंग इनटू यानी अगर आप बुद्धिस्ट से मिलते हो वहाँ पे लार्जेस्ट इंडिया के लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट में, कहाँ पे, बाइलक्यूपे में, तो वो आपके लिए एक बोनस होगा। द मोंक्स इन रेड ochre and yellow robes are amongst
द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट्स टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन कुर्ग। और अगर कोई इंडिया के बारे में बहुत गहराई से अगर जानना चाहता है, ठीक है, और अगर वो मोंक से मिलता है जो कि रेड कलर के या फिर ब्राउनिश येलो कलर के कपड़े पहने हुए रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत सरप्राइज़ की बात होगी। तो यही थी बस ये स्टोरी। यहाँ पे फैक्ट फाइल दे रखी है कि हाउ टू रीच, कहाँ पे कुर्ग कहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो मेडिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज़ ओनली गेटवे टू कुर्ग। तो अगर आपको कुर्ग जाना है तो सबसे पहले आपको मेडिकेरी जाना पड़ेगा जो कि उस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। द मिस्टी हिल्स, लश फॉरेस्ट एंड कॉफ़ी प्लांटेशन विल कास्ट ए स्पेल ऑन यू। और वहाँ पे जाने के बाद आपके ऊपर ये एक मतलब धुंधली सी हिल्स बहुत सी और बहुत बढ़िया सा जंगल और कॉफ़ी प्लांटेशन वहाँ पे जाने के बाद आपको मोह लेंगे। फाइंड अ रिजॉर्ट, और वहाँ पे आपके रहने की इच्छा करेगी। फाइंड अ रिजॉर्ट, कॉफ़ी स्टेट और स्टे इन अ होम फॉर अ ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस। और फिर आप वहाँ पे किसी रिजॉर्ट में रुक सकते हैं, कॉफ़ी स्टेट में रुक सकते हैं, या फिर किसी के घर में रुक सकते हैं और कुर्ग का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वहाँ पे कैसे जा सकते हैं? बाय एयर यानी एरोप्लेन से जा सकते हैं, बाय रेल यानी ट्रेन से भी जा सकते हैं, और बाय रोड यानी रोड से भी जा सकते हैं। तो एयर से जाने के लिए द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर मैंगलोर एंड बेंगलोर। तो सबसे पास में एयरपोर्ट कहाँ पे है? मैंगलोर और बेंगलोर, ठीक है। अगर आपको कुर्ग जाना है तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा मैंगलोर या फिर बेंगलोर। देयर आर फ्लाइट टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई। अगर आप मैंगलोर से जाना चाहते हैं तो आपको मुंबई से सबसे पहले मैंगलोर जाना होगा, और फिर मैंगलोर से मेडिकेरी जाकर कुर्ग आप जा सकते हैं। या फिर एंड टू बेंगलोर फ्रॉम, और अगर आप बेंगलोर जाना चाहते हैं, बेंगलोर कहाँ से जा सकते हैं आप? अहमदाबाद से, चेन्नई से, दिल्ली से, गोवा, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। और यहाँ से आप जा सकते हैं बेंगलोर, और बेंगलोर से फिर मेडिकेरी, और फिर यहाँ से कुर्ग। अगर आप रेल से जाना चाहते हैं, ट्रेन से जाना चाहते हैं, द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर। तो आपको सबसे पहले मैसूर जाना पड़ेगा, या फिर मैंगलोर, या फिर हसन। और अगर आप रोड से जाना चाहते हैं, देयर आर 2 रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर। तो अगर आप रोड से जाना चाहते हैं तो 2 रास्ते हैं, 2 रूट हैं बेंगलोर से होते हुए। बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंट, और दोनों जो लगभग सेम दूरी पे हैं, अराउंड यानी लगभग 250 से 260 किलोमीटर की दूरी तक है इनके बीच में। द रूट विया मैसूर इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन। अगर आप मैसूर से जाओगे तो ये ऐसा रूट है जहाँ जिसको लगभग सभी लोग इसी रूट से जाते हैं। और अगर आप दूसरे रूट से जाओगे तो आपको कहाँ से जाना पड़ेगा? नीलमंगल, कुनिगल, या फिर चंद्रयानपटना। तो यहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कम लोग फॉलो करते हैं इस रूट को, ज़्यादातर लोग मैसूर से जाते हैं। तो यही थी स्टोरी। और ये कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी हम नई वीडियोस अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास बुक से अगला चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की स्टोरी नंबर 30 फ्रॉम असम। इसके राइटर है अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी स्टोरी शुरू होती है यहाँ से, ठीक है। ये रिटी फ्रॉम असम। प्रंजोल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। तो प्रंजोल एक यंग लड़का था और असम का रहने वाला लड़का था, और इसका क्लासमेट था राजवीर। दिल्ली के अंदर दोनों रहते थे, दिल्ली के अंदर स्कूल में पढ़ते थे, दोनों एक साथ क्लासमेट थे। और प्रंजोल क्या असम का रहने वाला था, ठीक है। प्रंजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम। तो प्रंजोल के पिता जो है टी गार्डन के मैनेजर थे अपर असम के अंदर। एंड प्रंजोल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हीज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और प्रंजोल ने जो है राजवीर को इनवाइट किया था कि वो उसके घर चले समर वेकेशन के अंदर। चाय गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। तो एक चाय विक्रेता वो जोर से आवाज़ देकर चिल्ला रहा था
चाय गरम, गरम चाय, चाय बेच रहा था वो, ठीक है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। फिर वो जो है प्रंजोल और राजवीर जिस ट्रेन के अंदर खिड़की के पास बैठे थे वहाँ पे आके बोलता है, चाय साहब क्या आपको चाय चाहिए? गिव अस 2 कप्स, प्रंजोल सेड। फिर प्रंजोल कहता है कि हाँ, हमें 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। फिर वो दोनों जो है उस गर्म लिक्विड को, जिसके अंदर से भाप निकल रही थी, उसको सिप करते हुए पीते हैं, यानी चाय को पीते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। तो लगभग सभी जो है उस कंपार्टमेंट के अंदर चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। तो फिर राजवीर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि दुनिया के अंदर जो है एक दिन के अंदर 80 करोड़ से भी ज़्यादा कप चाय के पिए जाते हैं। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रंजोल। फिर प्रंजोल जो है एक्साइटेड होकर, मतलब अचंभित होकर कहता है कि वाओ, सच में टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। और फिर कहता है कि चाय सच में बहुत ही पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। फिर ट्रेन जो है स्टेशन से निकल जाती है। प्रंजोल ब्यूरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रंजोल जो है फिर अपनी वो डिटेक्टिव बुक पढ़ने लग जाता है। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी जो है बहुत उत्सुक था और स्टोरीज को, डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, उसे भी बहुत पसंद है वो डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ना। वो भी उन स्टोरीज का बहुत बड़ा फैन है। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। पर वो जो है उत्सुक था, बाहर की जो बहुत ही सुंदर दृश्य थे उन्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए वो डिटेक्टिव स्टोरीज नहीं पढ़ रहा था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। और बाहर जो है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने जो है इससे पहले कभी भी इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव अवे टू टी बुशेस। फिर जो है वो हल्के हरे रंग की जो धान का खेत था वो चला जाता है और चाय का खलियान आ जाता है, चाय का बागान आ जाता है। इट वॉज ए मैग्निफिकेंट व्यू। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द डेंसली वुडन हिल अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज आई कुड सी। तो सामने जो है एक घना वो था, हिल थी, पहाड़ी थी, और उसके ऊपर बहुत घना जंगल था, और उसके जस्ट सामने जो है चाय की झाड़ियाँ थी, चाय के पौधे थे, और जो बहुत दूर तक फैले हुए थे, जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक फैले हुए थे। Dwarfing the teeny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. तो जो चाय के छोटे छोटे पौधे थे उनके बीच में जो है बड़े बड़े और बहुत ही जबरे पेड़ लगे हुए थे, ठीक है। तो आपको पता होगा ये क्यों लगाते हैं, ताकि सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है, इसलिए लगाते हैं, और वहाँ पे छाया भी रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे पेड़ लगे हुए थे, और उनके बीच, और जो लाइन से वो चाय के पौधे जो लगे हुए थे उनके बीच बीच में जो है डॉल लाइक फिगर्स, मतलब बिल्कुल बिजी होकर डॉल लाइक फिगर्स घूम रहे थे। डॉल लाइक फिगर्स यानी टी प्लकर्स, जो चाय की पत्तियाँ तोड़ते हैं, ठीक है। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. तो थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही बदसूरत सी बिल्डिंग थी जिसकी चिमनी के अंदर से धुआं निकल रहा था, लहराते हुए धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। और राजवीर फिर एक्साइटमेंट में आकर चिल्लाता है कि देखो चाय का खलिहान, चाय का गार्डन। प्रंजोल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। प्रंजोल जो कि वहाँ पैदा हुआ और उस प्लांटेशन के अंदर वहीं पे जो है बड़ा हुआ, तो उसे जो वो इतना एक्साइटेड नहीं हुआ था जितना कि राजवीर हुआ था। ओ दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ। और फिर प्रंजोल कहता है कि ये चाय की खेती यहाँ से शुरू हो जाती है। ही सेड, उसने कहा, आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। उसने कहा कि दुनिया के अंदर, आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा पेड़ उगाए जाते हैं। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू
ए लाइफ टाइम। तुम यहाँ पे इतने गार्डन्स देखोगे जिससे तुम अपनी ज़िंदगी भर तक नहीं भूल सकोगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। फिर राजवीर कहता है कि मैं जितना पढ़ सकता था मैं उतना पढ़ा हूँ चाय के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। राजवीर ये भी कहता है कि ये किसी को नहीं पता कि रियली में सच में किसने चाय को डिस्कवर किया था, पर इस चाय को डिस्कवर के ऊपर बहुत सी लीजेंड्स है, बहुत सी स्टोरीज है। व्हाट लीजेंड्स? फिर प्रंजोल कहता है कि कैसी कहानियाँ? वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो उनमें से एक कहानी वो राजवीर बताता है प्रंजोल को कि उनमें से एक कहानी एक चाइनीज राजा की है जो कि चाय पानी पीने से पहले उसे हमेशा उबालता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। तो एक दिन की बात है जब उस पोट के अंदर, घड़े के अंदर पानी उबल रहा था तो कुछ टहनी आकर उसके अंदर गिर गई, उसके ऊपर टहनी की पत्तियों की टहनी उसके अंदर आकर गिर जाती है और पानी का टेस्ट जो है बहुत डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि वो पत्तियां चाय की थी। टेल अनादर स्कोफ्ड प्रंजोल। फिर प्रंजोल जो है मजाक उड़ाते हुए कहता है, मतलब उसे उसकी कहानी के ऊपर विश्वास नहीं होता और वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे दूसरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। और फिर राजवीर कहता है कि इसके ऊपर इंडियन कहानी भी है, इंडियन लीजेंड भी है। बोधिधर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। फिर वो बताता है कि बोधिधर्मा जो कि एक बौद्ध साधु थे, उन्होंने अपनी आंखों की पलकें काट ली थी क्योंकि उन्हें नींद आती थी मेडिटेशन के दौरान। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। और फिर जो है उस पलकों से 10 चाय के पौधे उगे थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिश्ड स्लीप। और ऐसा कहा जाता है कि जब उन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी के अंदर डालकर उन्हें पिया जाए तो नींद गायब हो जाती है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। फिर राजवीर ये कहता है कि चाय जो है सबसे पहले चाइना के अंदर पी गई थी एज फार एज बैक एज 2700 BC, यानी 2700 BC से पहले। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। और ये फैक्ट वर्ड्स भी है कि टी यानी कि चाय और चीनी ये चाइनीज वर्ड्स है, ये फैक्ट है। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। तो चाय जो है यूरोप के अंदर 16th century के अंदर आई थी और इसे मेडिसिन के तौर पर पिया जाता है, दवाई के तौर पर पिया जाता है, न कि ऐसे ही मजे के लिए। द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन। फिर ट्रेन जो है मेरियानी जंक्शन पर पहुंच जाती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। फिर दोनों लड़के जो है अपने लगेज को उठा लेते हैं और धक्का मुक्की करते हुए प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। प्रंजोल्स पेरेंट वर वेटिंग फॉर देम। प्रंजोल्स के पेरेंट जो है वहाँ पे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबारी। और जल्द ही वो देखियाबारी की तरफ निकल जाते हैं। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रंजोल्स फादर। देखियाबारी क्या है? टी गार्डन है जिसके मैनेजर कौन है? प्रंजोल के पिता। एन हार्स लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। और 1 घंटे बाद जो है कार जो है एक शार्प टर्न लेती है और मेन रोड से उतर जाती है। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज। तो सबसे पहले देख लो कैटल ब्रिज क्या है। कैटल ब्रिज होता है ऐसा ब्रिज जो क्या किसी नदी या नाले के ऊपर से गुजरता है। तो फिर उन्होंने जो है कैटल ब्रिज को पार किया और फिर वो देखियाबारी टी स्टेट पहुंच जाते हैं। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड। ग्रेवल रोड क्या होती है? कच्चा रास्ता, ठीक है। ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। तो जैसे ही वो उस कच्चे रास्ते पर पहुंचे, उस कच्चे रास्ते के दोनों तरफ जो है चाय की झाड़ियाँ थी, चाय के पौधे लगे हुए थे दोनों तरफ। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। और सभी पौधे जो है बिल्कुल बराबर हाइट पर काटे गए थे, सभी की हाइट बराबर थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर
प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। तो सबसे पहले देख लो एप्रॉन्स क्या होते हैं। प्लास्टिक एप्रॉन्स, एप्रॉन्स वो होते हैं, प्लास्टिक एप्रॉन्स वो होते हैं ऐसे कपड़ा जो कि अगर कोई काम करते रहते हैं तो आगे की साइड पहना जाता है जिससे कि अपने कपड़े गंदे होने से बच जाए, ठीक है। तो दोनों तरफ चाय की खलियाँ थे और वो चाय के पौधे थे और दोनों सभी पौधे जो है सेम हाइट पर काटे गए थे। तो वो खेत था, मतलब वो गार्डन था, वहाँ पर टी प्लकर्स का ग्रुप था जिनके बैक के यानी पीठ के ऊपर बैम्बू बास्केट लगे हुए थे और उन्होंने प्लास्टिक एप्रॉन्स पहना हुआ था और नए जो स्प्राउटेड लीव्स हैं वो उन्हें तोड़ रहे थे। Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. फिर प्रंजोल के पिता ने जो गाड़ी चला रहे थे वो उन्होंने गाड़ी को धीरे कर लिया ताकि जो सामने से ट्रक पास हो सके, ट्रैक्टर पास हो सके जो कि अपनी ट्रॉली के अंदर चाय की पत्तियां ले जा रहा था। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ। फिर राजवीर बोलता है मिस्टर बरुआ को कि ये सेकंड फ्लश है ना। सेकंड फ्लश होता है मतलब फ्लश होता है टी लीव्स को तोड़ने का वक्त, ठीक है। जब वो अच्छे से पक जाती है तब उन्हें तोड़ने का वक्त आता है। तो वो कहता है कि ये सेकंड फ्लश है, सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है ना मिस्टर बरुआ, राजवीर ने कहा। इट्स लास्ट फ्रॉम May to July एंड यील्ड द बेस्ट टी। ये जो है स्प्राउटिंग सीजन कब का है, मतलब फसल की कटाई कब होती है, फसल कब होती है, मई से जुलाई के बीच में होती है और इसी में जो है सबसे बेस्ट टी बनती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। तो मैंने आपको बताया नहीं बरुआ कौन है, प्रंजोल के पिता, ठीक है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रंजोल्स फादर सैड इन सरप्राइज। फिर प्रंजोल के पिता सरप्राइज होते हुए राजवीर से कहते हैं कि लगता है तुमने बहुत कुछ पढ़ा है यहाँ के बारे में, बहुत होमवर्क करके आए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। तो फिर वो कहता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर कहता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, और मैं ये आशा करता हूँ कि मैं जब तक यहाँ पे हूँ मुझे और भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो यही थी बस स्टोरी। कैसी लगी आपको? अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी हम नई वीडियोस अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।